कल सोशल साइंस के परीक्षा में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जैसे अब यह प्राकृतिक एवं मानव जनित आपदा में उदाहरण अंतर बताया। तो मानव जनित आपदा और प्राकृतिक आपदाएं, देखिए दो प्रकार की आपदाएं होती है। प्राकृतिक आपदाएं ऐसी आपदाएं हैं जो प्राकृतिक कारणों से घटती है, प्राकृतिक आपदाएं कहलाती है, जैसे सुखाड़, बाढ़, भूकंप, सुनामी, भूस्खलन, चक्रवात आदि। ये सभी प्राकृतिक आपदाएं हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखिए मानव जनित आपदाएं, वे सभी आपदाएं, इसको अपनी भाषा में अगर लिखना चाहेंगे तो आप लिख सकते हैं, वे सभी आपदाएं जो खुद मनुष्य द्वारा उत्पन्न की जाती है और समस्या उत्पन्न होती है, उसे मानव जनित आपदाएं कहते हैं। जैसे हम लोग आतंकवाद को जन्म देते हैं, जैसे एक दूसरे देश से दूसरे देश में लड़ाई होता था, क्या है, मानव जनित आपदा है। जैसे कहीं पे विस्फोट कर देना या किसी को गोली मार देना है, क्या है, मानव जनित आपदाएं हैं, जिसके चलते दंगे फैल जाते हैं, आपस में लोग लड़ने लगते हैं, तो उसको मानव जनित आपदाएं कहते हैं। इसका आसानी से आप कह सकते हैं, जिसको मनुष्य अंजाम देता है, जिसको मनुष्य शुरू करता है, उसे मानव जनित आपदा कहते हैं। प्राकृतिक आपदा जिसको भगवान के द्वारा प्रकृति खुद वह घटनाएं उत्पन्न करती है, जैसे भूकंप, बाढ़, सुनामी, ये सभी जो है प्राकृतिक आपदा है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से समझ लें और याद कर लें। दूसरा यहाँ पे क्वेश्चन है, देखिए सुनामी के 3 प्रभाव। सुनामी के 3 प्रभाव क्या क्या हो सकते हैं? सुनामी के 3 प्रभाव, जान माल की क्षति होती है, महामारी का प्रकोप होता है, जमीन एवं मकान क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भूकंप के केंद्र तथा अभिकेंद्र के बीच अंतर। भूकंप का वह स्थान जहाँ चट्टानें टूटने की प्रक्रिया आरंभ होती है, भूकंप का केंद्र कहलाता है। भूकंप केंद्र की भूकंप का उत्पत्ति पॉइंट है। ठीक है। भूकंप केंद्र के धरती पर अनुलंबन भूकंप अभिकेंद्र कहलाता है। भूकंप अभिकेंद्र का पहला झटका अभिकेंद्र पर ही लगता है। अभिकेंद्र से जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाती है, वैसे वैसे भूकंप का प्रभाव कम होते जाता है। तो मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में मैं बता रहा हूँ, इसको आपको आवश्यकता पड़े तो लिख ले और इसको समझ ले, क्योंकि ये परीक्षा में अवश्य कल पूछे जाएंगे। चलिए आइए देखते हैं भूकंप क्या है, इससे बचने के 3 उपाय को लिखे। तो धरती में उत्पन्न ऊर्जा तरंगे चट्टानें कंपन करने लगती है, भूकंप का केंद्र तथा स्थल खंड हो जाता है, उसे भूकंप कहते हैं। भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है, इसमें जान माल दोनों की क्षति होती है। भारत में दरभंगा, बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात में भूकंप आते थे। भूकंप से बचने के 2 उपाय बताया पूछा गया है, लेकिन यहाँ पर हम बताया गया 3 गो। भूकंप रोधी भवन का निर्माण करेंगे, भूकंप से पूर्वानुमान सक्रिय प्रदर्शन द्वारा भूकंप समय आपदा से बचने का तरीके का इस्तेमाल करेंगे। जैसे जब भी भूकंप आता है तो बताया जाता है कि अगर आप सुरक्षित स्थान पर, खाली स्थान पर चले जाते हैं तो चले जाइए, अन्यथा किसी रूम में खड़े होकर अपने सिर के ऊपर कोई मोटा सा गत्ता रख ले और वहाँ पे खड़ा हो जाए, जिससे आप सुरक्षित रह सकते हैं। ठीक है। इस प्रकार से ये सारी घटनाएं हम अपने दैनिक जीवन में देखते हैं, समझते हैं, इसलिए मैं बताऊंगा कि आप हो सके तो अपनी भाषा में इसको जितना बढ़ाकर लिखेंगे उतना ही अच्छा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंप और सुनामी में अंतर। भूकंप जो होता है, भूकंप का सरल अर्थ है भूमि का कंपन होना। भूकंप एक भूविकीय प्रक्रिया, इसकी तीव्रता कभी कभी अत्यंत भयानक होती है, इससे जान माल दोनों के अपार क्षति होती है, अतः पृथ्वी के गर्भ में संचरित अपार ऊर्जा के मुक्त होने के उत्पन्न होता है, उसे भूकंप तरंगे कहलाते हैं। सुनामी देखिए, सुनामी ये भी प्राकृतिक आपदा है, जिसमें महासागर में पानी भूकंप के आने के कारण बड़े स्तर पर तितिर बितिर होता है, जिसके फलस्वरूप लहरों की एक श्रृंखला उत्पन्न हो जाती है, अर्थात पृथ्वी के गर्भ में संचरित अपार ऊर्जा के मुक्त होने के लहरें उत्पन्न होती है, जो भूकंपीय तरंग कहलाती है। इसे कंपन का केंद्र जब महासागर की तली पर होता है तब वो सुनामी के नाम से जाना जाता है। जैसे देखिए सागर में आप टेलीविजन पर कभी मूवी देखते होंगे तो क्या होता है, समुद्र में बहुत ऊंचे ऊंचे ज्वार भट्टे उत्पन्न होते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सुनामी कहते हैं। तो इसे हानि आप अपने मन से भी सोचकर लिख सकते हैं, क्या हानि होती है। वहाँ आस पास जो भी घर बनाए गए होते हैं वो तहस नहस हो जाते हैं। ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे हम देख रहे हैं सुखाड़ हमारे दैनिक जीवन पर प्रभाव पड़ाता है। जैसे सुखाड़ हमारे दैनिक जीवन पर प्रभाव पड़ाता है, जीवन कष्ट संकट उत्पन्न हो जाता है, आर्थिक स्थिति जर्जर हो जाती है, भूखमरी की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, महामारी का प्रकोप बढ़ जाता है। देखिए ये सुखाड़ की स्थिति दिखा रहा है। हम इस पे अगर कुछ देखा जाए तो कोरोना काल पे भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि कोरोना काल जो है प्राकृतिक आपदा है या मानव जनित आपदा है, इसके बारे में डिफाइन करें। तो कोरोना काल के बारे में तो आप बता सकते हैं कितनी दयनीय स्थिति हो गई थी सभी देश की, और किस तरह से सभी लोग का जीवन नहस तहस हो गया था। ठीक है। फिर धीरे धीरे वैक्सीन की खोज की गई और हमारा जो
जीवन है वह लगभग सुरक्षित हो रहा है, धीरे धीरे विकास कर रहे हैं हम लोग। ये हम लोग देख लेते हैं मिश्रित इकोनॉमिक्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, अर्थव्यवस्था और इसके विकास के इतिहास में, यानी कि जो इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कहा जाए मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था वो है जिसमें कि मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत उत्पादन के साधन के व्यक्तित्व जो होता है, मालिकाना हक होता है व्यक्ति और सरकार दोनों के पास होता है। ध्यान से देखिएगा, मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब होता है ऐसा अधिकार जिसमें जो निजी संसाधनों के निजी स्वामित्व होते हैं, उत्पादन के साधनों के जो निजी होते हैं उसके व्यक्तियों तथा सरकार दोनों का स्वामित्व होता है और उस पर दोनों का नियम कानून चलता है। ठीक है, उसको हम लोग मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। आय स्वरूप लाभों का भी दोनों अपने क्षेत्र में करते हैं। इस प्रकार दोनों की मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत मिश्रित अर्थव्यवस्था समाजवादी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत दोनों आता है। इसमें देखिए ये जो होता है आपको बताया गया कि भारत ऐसा देश है जिसमें कि मिश्रित अर्थव्यवस्थाएं चलाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है आर्थिक नियोजन क्या है। आर्थिक नियोजन का अर्थ अगर आपने अपनी भाषा में अगर समझना चाहे कह सकते हैं कि आर्थिक नियोजन का अर्थ है प्राथमिकता के अनुसार देश के संसाधनों के विकासात्मक क्रियाओं के प्रयोग करना। इस प्रकार अर्थव्यवस्था के उपलब्ध साधनों के ऐसा निजी स्वामित्व उपयोग करना जिसे हम समय कार्यक्रम के अंतर्गत पूर्व निर्धारित सामाजिक एवं आर्थिक उद्देश्यों को प्राप्त कर डालें। ठीक है, ये जो होता है जैसे भारत में व्याप्त गरीबी निर्धनता को समाप्त करना, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाना, प्रति व्यक्ति आर्थिक आय में बढ़ोतरी करना, देशवासियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करना, भूकंप की उर्वरा शक्ति का 100% उपयोग करना, भारत की समृद्धि में अप्रत्यायी बढ़ोतरी करना। यानी कहने का अर्थ है निजी आर्थिक नियोजन मतलब जो हमारे भविष्य आने वाला है, जो घटनाएं होती है उस घटनाओं से हम लोग किस प्रकार से बचें और किस प्रकार से इसको अपने आप को सुरक्षित रखें। यानी जो भी हम लोग नियोजन का मतलब होता है प्लानिंग करना, किस प्रकार से हम लोग अपने लाइफ को प्लानिंग करते हैं, उसी प्रकार से आर्थिक नियोजन जो है किस प्रकार से हम लोग अपना पढ़ाई लिखाई कैसे करें, ये सभी बातें जो होती है आर्थिक नियोजन के अंतर्गत। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे आय और उपभोग में अंतर स्पष्ट कीजिए। जैसे आय प्रत्ययों के द्वारा जो धन प्राप्त होता है उसे आय कहते हैं। मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि करने के लिए धन के उपयोग का उपभोग कहते हैं। आय अर्जन के प्रत्यक्ष संतोष नहीं मिलता है, उपभोक्ता के प्रत्यक्ष संतोष प्राप्त होता है। आय से वस्तु की उपयोगिता नष्ट हो जाती है, नष्ट नहीं होती है, बल्कि उपभोग से वस्तु की उपभोक्ता नष्ट होता है। जैसे कि हम लोग किसी वस्तु कोई भी हम लोग काम करते हैं तो उसके बदले हम लोग को जो परिश्रम मिलता है उसको क्या कहते हैं, आय कहते हैं, जिसको हम लोग सैलरी भी बोल सकते हैं। उपभोग मतलब होता है कि खर्च, जैसे हम लोग मान लीजिए कोई वस्तु खरीद लिए, कलमें है, कलम से हम लोग क्या करते हैं, लिख रहे हैं, खरीद कर लिख रहे हैं, तो इसका क्या कर रहे हैं, उपभोग कर रहे हैं, इसको ख़त्म कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आय से संबंधित उपभोग के संबंधित अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसके आधार पर लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है गरीबी को जन्म देती है कैसे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझिएगा। गरीबी इसलिए गरीब है, गरीबी के कारण उनकी आय कम होती है। अशिक्षा और अज्ञानता के कारण बच्चों की पैदाइश अधिक है, फलतः उनकी अगली पीढ़ी अधिक गरीब हो जाती है। गरीबी का कुचक्र अनवरत चलता रहता है। इसका अर्थ है गरीबी को जन्म देती है। मतलब कहा जाए कि अगर कोई गरीब व्यक्ति है तो उसमें क्या होता है, उसका बच्चों का पालन पोषण और शिक्षा दीक्षा जो होता है अच्छी तरह से नहीं हो पाता है, जिसके चलते क्या होता है, ये बच्चे आगे चल के भविष्य में अच्छा अपने भविष्य का निर्माण नहीं करते और क्या होते हैं, धीरे धीरे और गरीब होते जाते हैं। इसलिए कहा जाता है गरीबी को ही जन्म देती है। आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपभोक्ता शोषण से कौन कौन सा तरीका है। जैसे उपभोक्ता जो होते हैं क्या इस प्रकार से शोषण करते हैं। शोषण का मतलब होता है ठगते हैं। ठीक है, जैसे इसको कह सकते हैं उत्पादकों द्वारा व्यापारियों द्वारा उपभोक्ता के शोषण के कुछ तरीके हैं। जैसे वस्तु की माप तौल में कमी, घटिया सामान का विक्रय, निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य वसूल करना, नकली वस्तु का विक्रय, खाद्य पदार्थों में मिलावट। और देखिए ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। उपभोक्ता जागरण तो 3 नारों को लिखे, जैसे पहला होगा जागो ग्राहक जागो, ग्राहक सावधान, अपने अधिकार को पहचानो, सतर्क उपभोक्ता सुरक्षित उपभोक्ता है, उपभोक्ता के रूप में अपने अधिकार की रक्षा करना है। देखिए ये जो है हम लोग के लाइफ से रिलेटेड है, इसमें आप अपने मन से भी लिख सकते हैं। ठीक है, उपभोक्ता यानी कि जो हर एक व्यक्ति जो है उपभोक्ता है, क्योंकि वो किसी न किसी वस्तु का क्या करता है, उपयोग करता है। जैसे हम लोग कॉपी खरीद कर उस पर पढ़ते हैं तो क्या कर रहे हैं, हम लोग एक उपभोक्ता है। सामान खरीद के उसका यूज कर रहे हैं तो हम लोग क्या है, उपभोक्ता है।
जैसे आइए देखते हैं वैश्वीकरण से आम आदमी पर पड़े प्रभाव की चर्चा करें। वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले कारकों का वर्णन करें। ठीक है, इस तरह से वैश्वीकरण का अर्थ होता है एक देश दूसरे देश के साथ क्या करता है, व्यापार करता है। जैसे हम लोग चाइना से जो हम भी अभी देख रहे हैं, पहले की तुलना में अगर देखी जाए तो पहले जो होता था वैश्वीकरण की सुविधाएं उतनी अच्छी नहीं थी, वैश्वीकरण अच्छी तरह से नहीं हो पाता था, जिसके कारण क्या था, हम लोग मोबाइल यूज करते थे तो बहुत महंगे महंगे मोबाइल मिला करते। जैसे सादा सेट नोकिया का आप सुने होंगे कि 5,000 10,000 का मिलता था। एक सिम ले लीजिए तो 1,000 का पड़ता था। तो वैश्वीकरण हुआ जिसमें कि हर एक देश जो क्या होता है, एक देश से जुड़ जाते हैं और वे अपने देश के प्रोडक्ट को दूसरे देश में बेच पाते हैं। जैसे कि चाइना माल हम लोग क्या करते हैं, सस्ते में खरीद के यूज उसका कर लेते हैं, कम दाम में वही वस्तु मिल जाती है, बल्कि थोड़ी सस्ती अच्छी वस्तु नहीं मिलती है, लेकिन फिर भी क्या होता है, हम लोग को उससे संतुष्टि मिल जाती है। ठीक है, तो वैश्वीकरण से क्या होता है, वैश्वीकरण हम लोग को एक साथ जोड़ने का कार्य करता है। और वैश्वीकरण से हम यही समझते हैं कि वैश्वीकरण का अर्थ होता है एक देश से दूसरे देश को व्यावहारिक संबंधों को बढ़ाना। ठीक है, आता है वैश्वीकरण के बिहार पर पड़े प्रभाव। वैश्वीकरण के सकारात्मक दोनों ही प्रभाव पड़े हुए हैं। जैसे कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई है, भारतीय कृषि उत्पादन क्या हुआ, बिहार में कृषि उत्पादन बढ़ा हुआ है। जैसे वैश्वीकरण के चलते नए नए तकनीकों के मशीन और जो नए नए तकनीकों के मशीन मिल रहा है। वैश्वीकरण के बाद बिहार में उत्पादन की काफ़ी वृद्धि हुई। यही कारण था कि 2009-2010 के वर्षा कम होने के बावजूद भी खाद्यान्न सरकार अस्वस्थ रही। वैश्वीकरण के कारण निर्यात के काफ़ी वृद्धि हुई है। वैश्वीकरण के कारण यहाँ विदेशी प्रत्यक्ष नियोग हुआ, इससे प्रवासी विनिमयों की रुचि दिखाई गई। यानी वैश्वीकरण को कहा जाए तो वैश्वीकरण के चलते हम लोग दिन पर दिन नए नए तकनीकों का उपयोग कर रहे हैं और अधिक से अधिक मात्रा में क्या करते हैं, खेती से उत्पादन कर रहे हैं या अनेक कल कारखाने को लगा रहे हैं। ठीक है, और यहाँ से नकारात्मक प्रभाव यह कृषि आधारित उद्योगों की अपेक्षा कुटीर एवं लघु उद्योग के विपरीत प्रभाव। जैसे कृषि पर ज़्यादा लोग फोकस नहीं कर रहे हैं, अब लघु उद्योग जैसे मुर्गी पालन, मछली पालन, ये सभी कार्य को जल्दी करना चाहते हैं, क्योंकि इसमें मुनाफा जो है बहुत ज़्यादा दिखाई देता है, कृषि में कम दिखाई देता है। ठीक है, इस प्रकार से वैश्वीकरण के हमारे हर एक व्यक्तियों के जीवन पर अनेकों प्रकार के प्रभाव पड़े हैं।